हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना फोटोसिंथेसिस जो माइक्रोबायोलॉजी में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसका लास्ट फेज़ बचा हुआ है हमारा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी देख लिया है किस तरह से होता है लाइट रिएक्शन में ही फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फोटॉन से एब्जॉर्ब करते हैं फोटो सिस्टम, और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लाइट रिएक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे कि जो लाइट रिएक्शन में जो कंपाउंड्स या इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे NADPH हमने बताया था, या NADH, या इसके अलावा ATP जो बनता है वो कहीं ना कहीं बाद में यूटिलाइज होता है। आखिर वो बनता है तो उसका यूज़ तो कहीं ना कहीं होना ही है, तो उसका यूज़ डार्क रिएक्शन में होता है। तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और शुगर की फॉर्मेशन होती है। तो डार्क रिएक्शन में दो चीज़ें मैंने बता रही हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और दूसरा शुगर का फॉर्मेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से ही शुगर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसकी साइकिल कैसे चलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे यहाँ लिखा हुआ है जिसे हमें आज पढ़ना है। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे में सबसे मेन हमारा कैल्विन साइकिल आता है। कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी क्लियर हो जाएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में C3 साइकिल। ठीक है, तो हमारा पहला CO2 फिक्सेशन का मेथड है कैल्विन साइकिल। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अच्छा, कैल्विन साइकिल को हम रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से रिडक्टिव प्रोसेस है, रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या रिडक्शन कह सकते हैं होता है। और उसमें क्या होता है, एक पेंटोस फॉस्फेट है, वो उसी की साइकिल चलती है। इसमें कौन सा पेंटोस फॉस्फेट इन्वॉल्व है ये भी अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, जो साइकिल के फॉर्म में जिसकी साइकिल चलती रहती है और जिसका फिर से जनरेशन होता रहता है। यूज़ होता है, फिर रीजनरेशन होता है, फिर यूज़ होता है, फिर उसका रीजनरेशन होता है। तो वो पेंटोस फॉस्फेट के बारे में भी हम देखेंगे किसकी बात हो रही है। और रिडक्टिव प्रोसेस तो ये है ही, इसीलिए कैल्विन साइकिल को रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल भी कहते हैं। अभी होती कहाँ पे है कैल्विन साइकिल? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट से तो हमें मतलब है नहीं अभी। तो ये साइनोबैक्टीरिया में होती है, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में होती है, थायोबैसिलाई इसमें होती है। ये सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। और ये होती कहाँ पे है? एक जो हमने पढ़ा था, इंक्लूजन बॉडीज़ जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं या बैक्टीरिया उसमें मिलती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ में स्टोरेज भी होता है कंपाउंड्स का। इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ बिहेव करती हैं कार्बोक्सीसोम्स की तरह। कार्बोक्सीसोम्स एक तरह से कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरह एक वो ऑर्गेनेल होता है, सेलुलर ऑर्गेनेल, जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ का ही एक टाइप है कार्बोक्सीसोम्स, जिसमें क्या होता है, कैल्विन साइकिल चलती है इन सारे बैक्टीरिया में जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा, कैल्विन साइकिल सबसे पहले इसको कहते क्या है, एक और नाम से, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे का मेथड है, मेन मेथड है। और ये होता कहाँ पे है? अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो कार्बोक्सीसोम्स में होता है। कार्बोक्सीसोम्स क्या होते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ के टाइप्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारी कैल्विन साइकिल। इसको हमने साइकिल के फॉर्म में नहीं बनाया है, लेकिन अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल के ब्रैकेट में आप लोग C3 साइकिल ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कैल्विन साइकिल जो होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिएगा C3 साइकिल, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ लिख दूंगी तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। तो वीडियो देखने का भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो इसको C3 साइकिल कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन फेज़, दूसरा है रिडक्शन फेज़ और तीसरा है रीजनरेशन फेज़। तो पहला कार्बोक्सिलेशन फेज़ आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और कार्बोक्सिलेशन, तो पहला कार्बोक्सिलेशन का फेज़ आएगा। उसके बाद इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। एक तरह से हम इसको याद कराने का तरीका बता रहे हैं कि इन तीनों फेसेस को आप लाइन बाय लाइन कैसे याद करोगे। ऐसा ना हो कि कोई रिडक्शन फेज़ पहले लिख के आ जाए या कार्बोक्सिलेशन फेज़ बाद में लिख दे या रीजनरेशन कोई पहले लिख दे, ऐसा नहीं, ये लाइन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको कार्बोक्सिलेशन याद रखना है, उसके बाद रिडक्शन याद रखना है, और लास्ट में क्या होगा, रीजनरेशन। किसी भी चीज़ का लास्ट में रीजनरेशन फिर से बन जाता है तो उसको रीजनरेशन कहते हैं।
तो ये 3 फेजेस में कंप्लीट होती है केल्विन साइकिल। ठीक, तो अब इसको स्टार्ट कहाँ से होती है? कार्बोक्सिलेशन फेज से। कार्बोक्सिलेशन फेज में होता क्या है? अभी देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स डाले हुए हैं, अभी उसको आप भूल जाइए, अभी नंबर्स पे आप ध्यान मत दीजिए। अभी जो मैं बता रही हूँ पहले इसको सुनिए, उसके बाद मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। एक एक करके सुनेंगे तभी समझ में आएगा, वरना फिर सब ये हौच पौच हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वही वही सुनिए। सबसे पहले क्या होता है कार्बोक्सिलेशन फेज में? RUBP। RUBP क्या है? राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट। ये एक कंपाउंड है जो रूबिस्को की प्रेजेंस में, रूबिस्को एक एंजाइम है, ठीक है, इसका सबस्ट्रेट है RUBP। ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम करता क्या है? रूबिस्को एंजाइम इस नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एंजाइम, अगर इस नेचर में कोई पाया जाता है, इस इकोसिस्टम में कोई एंजाइम सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो वो रूबिस्को है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं आप राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये इसका नाम है इस एंजाइम का। ये एंजाइम करता क्या है? RUBP एक इसका सबस्ट्रेट है, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, या कह सकते हैं RUBP का क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन। RUBP में CO2 को ऐड करना RUBP का कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप का ऐड, एक तरह से CO2 का ऐड हो रहा है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का ऐड हो रहा है। ठीक है, एडिशन हो रहा है। तो ये कौन करता है? रूबिस्को वाटर की प्रेजेंस में करता है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूटिलाइजेशन है इस स्टेप में और वाटर का भी। तो अब RUBP जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन है और RUBP एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं। तो 5 कार्बन ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड का नाम यहाँ नहीं लिखा गया है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, वो तुरंत क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ये है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरिक एसिड के 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको 3PGA कह रहे हैं। इसको आप ये मत समझिएगा कि 3 मॉलिक्यूल्स PGA का लिखा हुआ है। 3 मॉलिक्यूल्स तो वो हम बाहर लिखे हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ 3PGA का मतलब ये है कि 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले रूबिस्को एंजाइम आता है। रूबिस्को एंजाइम RUBP में CO2 ग्रुप ऐड करके एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है और वो 6 कार्बन का कंपाउंड तुरंत क्या होता है? 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये 3 ही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो 6 कार्बन 3 कार्बन वाले में टूट गया, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में टूट गया, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बन जाता है तो वो रिडक्शन फेज में चला जाता है। रिडक्शन होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। तो सबसे पहले रिडक्शन 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला होता है फॉस्फोराइलेशन फेज और दूसरा में क्या होता है? उसका रिडक्शन होता है। मेनली रिडक्शन फेज दूसरा वाला फेज होता है। तो पहले में जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, उसमें क्या होता है? PGA के 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप पहले से ऐड था, अब उसकी 1st पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। तो 3PGA से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, पहले ये 3PGA था, अब दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हो गया, तो 1st पोजीशन पे भी फॉस्फेट, 3rd पोजीशन पे भी फॉस्फेट, 3PGA बन गया। अब इसका रिडक्शन होता है तो बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, जब 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है तो बनता है क्या? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है उससे रिडक्शन से। तो ये हमारा कंपाउंड जो है, ये मेन कंपाउंड है जो हमारा केल्विन साइकिल का रिजल्ट होता है। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल चला जाता है हमारा शुगर की फॉर्मेशन में। इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल चला जाता है हमारे शुगर की फॉर्मेशन में, ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, और बाकी जो बचा अमाउंट होता है वो बाद में क्या बनाता है? RUBP फिर से बना लेता है।
ठीक है, उसका RUBP का रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, RUBP का रीजनरेशन में यूज़ हो जाता है। अब देखिए, जो हमारा पहला स्टेप था जिसमें RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहे थे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या हो रहा था, हमारा जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, तो फॉस्फोराइलेशन में क्या चाहिए होता है, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, ATP से ही तो आएगा। ATP जो बना हुआ था हमारा कहाँ पे, लाइट रिएक्शन के नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बना था, उस ATP का यहाँ यूज़ होके इस ATP से एक फॉस्फेट यहाँ चला जाएगा, तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा ATP, और इसका फॉस्फेट ATP का यहाँ ऐड हो जाएगा, और इस वाली प्रोसेस को अंजाम देने वाले एंजाइम को काइनेजेस कहते हैं। जहाँ भी काइनेजेस आएंगे मतलब वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। काइनेज हमेशा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का ही काम करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो बने थे NADPH वो अब यूटिलाइज होंगे। तो NADPH प्लस H प्लस चेंज होता है, NADP प्लस में चेंज होता है, तो जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन है उससे रिडक्शन हो जाता है PGA का, और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मतलब एसिड का आप कह सकते हैं, यहाँ पे एसिड है, एसिड का जब हमारा रिडक्शन हुआ तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एसिड से एल्डिहाइड बन गया, तो रिडक्शन हो रहा है मीन्स, ठीक है, क्योंकि एसिड में हमारे 2 O ग्रुप थे, इसमें एक ही O ग्रुप है, एक ऑक्सीजन निकल गया, मतलब क्या, और रिडक्शन हो रहा है। तो एसिड से एल्डिहाइड बन गया मतलब रिडक्शन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ दिए वाला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अब इसके बनने के बाद क्या होता है, इसका एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का शुगर फॉर्मेशन में चला जाता है। बचे हुए अमाउंट क्या होता है, RUBP को रिसाइकिल करने में जो RUBP यहाँ से चला था वो फिर से मिल जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो दोबारा से रीजनरेट करने की जो थर्ड स्टेज है हमारी, रीजनरेशन हमारी थर्ड स्टेज है। रीजनरेशन फेज में रीजनरेशन होगा, तो रीजनरेशन में क्या होता है, ATP फिर से यूटिलाइज होता है। ठीक है, ATP यहाँ से फिर से यूटिलाइज होता है। अब देखिए होता क्या है, इतना ही भी सबको समझ में आ गया। अभी जो नंबरिंग पड़ी हुई है अभी मैं उसको समझाने जा रही हूँ। अभी हमने केवल ये बताया है कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं किस स्टेप में, और कौन कौन से मतलब ATP और NADPH कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ये मैंने बताया। एक ATP यहाँ यूटिलाइज होता है, एक ATP रीजनरेशन में यूटिलाइज होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बन का कहाँ कहाँ से कार्बन आ रहा है और जा रहा है। सबसे पहले अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड से शुरुआत करेंगे, जब तक हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले लेंगे तब तक हमारी हाफ शुगर नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक शुगर में मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन। ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, जो एक तरह से सबसे सिंपल शुगर के फॉर्म है, उसमें 6 कार्बन तो होता ही है। तो अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड से शुरुआत करें तो हमारा हाफ शुगर बनेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। तो हम सब सिंपल 3 कार्बन डाइऑक्साइड से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे होता है हाफ शुगर की फॉर्मेशन। तो देखिए हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड से शुरुआत की है। ठीक है, और ये हम 3 RUBP भी ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए 3 RUBP भी आप भूल जाइए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली है। ठीक, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल हैं, मतलब 3 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहे हैं। RUBP में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन हमारे RUBP में हो गए। ठीक है, अब RUBP का भी अगर हम 3 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अब 3 कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के लिए 3 RUBP तो चाहिए ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम एक RUBP ले लेंगे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड अपना कार्बोक्सिलेशन वाला ग्रुप कहाँ ऐड करेगा जब एक ही RUBP होगा। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो 3 RUBP भी लेना होगा हमें। ठीक है, इतना समझ में आया। 6H2O भी लेते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। 6H2O इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब देखिए हमारे पास कार्बन यहाँ कितना हो गया, RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड था। ठीक है, RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड था, तो 3 RUBP ले लिए तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 15 कार्बन हो गए। 3 5 सा 15 सिंपल। उसके बाद 3 कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी पास हैं, तो 15 ये हो गए और 3 यहाँ से 18 हो गए। ठीक है, तो 18 कार्बन वाला हमारा एक मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड लिखा हुआ, तो 6 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे कि 18 हो जाए, 3 मॉलिक्यूल, जब 3 6 या 18, 3 मॉलिक्यूल हमारे 6 कार्बन कंपाउंड वाले बनेंगे। ठीक है, अब 3 हमारे 6 कार्बन कंपाउंड वाले बने, तो जब ये 6 कार्बन कंपाउंड 2 PGA में
टूटेगा तो वो भी तो तीन तीन ही रहेंगे। ये 6 कार्बन कंपाउंड हमारा 2 पार्ट में टूट गया, जो 3 था, तो ये जो टूटे हुए पार्ट है वो भी तो तीन तीन ही रहेंगे। तो हमारा ये 3 6 जा 18 यहाँ कार्बन थे, और ये 15 ये, और 3 ये 18 कार्बन यहाँ थे। वो पूरा अभी तक हमारा मेंटेन रहा। 3 PGA जो बन गया, उसमें क्या हुआ, 3 PGA ये, इसमें कितने कार्बन हो गए, 3 3 जा 9, इसमें कितने हो गए, 3 3 जा 9, 18 कार्बन जो हमारे ऊपर थे वो सब मेंटेन है। ठीक, तो हमारे जो अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चले थे तो उससे हमारे PGA के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 6 मॉलिक्यूल, 3 इधर 3 इधर। इसको आप 9 मत समझिए, 9 मैंने कार्बन बताया है, लेकिन अगर PGA की बात हो कितने PGA बने, तो ये 2 PGA बन रहे हैं, लेकिन 2 PGA नहीं बन रहे हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड से 2 PGA बन रहे हैं। लेकिन हम 6 कार्बन कंपाउंड लेके चलेंगे तो कितने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनेंगे, 1 2 3 ये, 1 2 3 ये, 6। एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। 3 6 कार्बन कंपाउंड थे तो उनसे 2 हमारे PGA बने, तो टोटल कितने PGA बने, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन गए। वही हमें रिडक्शन फेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अब 3 PGA के 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP यूटिलाइज होंगे, जो ADP में कन्वर्ट होंगे, ये भी 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 NADP प्लस और 6 NADPH प्लस H प्लस भी इसमें होंगे, मतलब इन्वॉल्व होंगे, जो हमारे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का काम करेंगे। और फिर से क्या बनेगा, 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। अभी तक कार्बन का किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 6 3 18, अभी भी हमारे पास 18 कार्बन है। ठीक है, तो इस 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया था, इसमें एक मॉलिक्यूल हमने कहा था कि चला जाता है शुगर की सिंथेसिस में, एक मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 3 ही कार्बन तो हैं, तो एक मॉलिक्यूल चला जाएगा तो हाफ शुगर ही तो बनाएगा। और इसमें से जो 5 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं वो चले जाते हैं RUBP के रीजनरेशन में। 5 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के RUBP के रीजनरेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 मॉलिक्यूल्स गए और ये हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का। 5 मॉलिक्यूल गए तो कितने कार्बन गए, 5 3 जा 15 मॉलिक्यूल्स। 15 मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बन के चले जाएंगे तो कितना RUBP बनेगा, क्योंकि RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड है, 15 जा रहे हैं तो हमारा मतलब 3 RUBP बनेगा, तभी 3 5 जा 15 हो पाएगा। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ G3P जा करके 3 मॉलिक्यूल्स RUBP के बनाते हैं, तो जितना RUBP चला था उतना ही फिर से रीजनरेट हो गया और इसमें 3 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं और हाफ शुगर की फॉर्मेशन होती है। ये है हमारा केल्विन साइकिल का मेन साइकिल, किस तरह से चलती है, कितने UTP और ATP और NADPH यूटिलाइज होते हैं, ये हमने देख लिया। अब हमने देखा कि इससे हाफ शुगर की फॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हमें पूरे शुगर की फॉर्मेशन करनी होगी तो उसमें कितने NADPH और कितने ATP होंगे, आप इसमें से देख के बताइएगा। 6 ATP यहाँ, 3 ATP यहाँ, 9 ATP तो ऐसे ही यूटिलाइज हो रहे हैं। जब इसका दो बार ये प्रोसेस होगी तो 1 6 7 8 9 18 ATP बनेंगे, और ये कितने होंगे, 12 NADPH बनेगी। और ये आपने पहले ही मुझे बता दिया था कि 12 NADPH और 18 ATP यूटिलाइज होंगे, जो हमारे वहाँ बन रहे थे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ठीक है, आपने उस वक्त, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया भी था कि अगर एक मॉलिक्यूल शुगर का बनना है तो कितने ATP और कितने NADPH यूटिलाइज होंगे, तो उस टाइम पे कैलकुलेट करके आप लोगों ने बताया था। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए क्लियर हो गई कि उतने यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। तो एक हाफ मॉलिक्यूल बनने में इस तरह की साइकिल चलेगी, तो इसी तरह की जब एक और साइकिल चलेगी तो हमारा फुल एक शुगर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल विल बी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जो ये पूरी केल्विन साइकिल की प्रोसेस, इसको हम 2 इक्वेशन से शो कर सकते हैं। पहले हमने 3 RUBP से शुरुआत की थी, लेकिन हम पूरा एक शुगर बना रहे हैं तो 6 RUBP लिखा है। 6 RUBP प्लस 6 CO2 12 PGA बनेंगे, जो कि 6 RUBP प्लस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया, जो मेन लिखा हुआ है कि इसमें होता क्या है। उसके बाद इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP, 12 NADPH प्लस 12 H प्लस 12 H2O, ग्लूकोज बनाता है, 18 ADP बनाता है, 18 फॉस्फेट PI बनाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और 12 NADP प्लस बनाता है।
ये दो इक्वेशन इस पूरे को समराइज कर रहे हैं यहाँ पे केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल कहाँ होती है? ये डार्क फेज की रिएक्शन होती है केल्विन साइकिल, जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में यूज़फुल होती है और साइनोबैक्टीरिया और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में पाई जाती है, थायोबैसिलस में पाई जाती है। लेकिन हमारे जो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाले जो माइक्रोब्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो हमने कल पढ़ा था, उसमें किस तरह का फिक्सेशन इन्वॉल्व होता है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। उसमें होता है रिडक्टिव टीसीए साइकिल। रिडक्टिव टीसीए साइकिल अनदर वे ऑफ CO2 फिक्सेशन का एक दूसरी तरह का CO2 फिक्सेशन है जो एनॉक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ में पाया जाता है। एनॉक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ में आपने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उसमें रिडक्टिव टीसीए साइकिल चलती है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलती है रिवर्स फॉर्म में, रिडक्टिव टीसीए साइकिल जिसको कहते हैं। और नॉर्मल जो हमारी रेस्पिरेशन में चलती है टीसीए साइकिल, वो ऑक्सीडेटिव टीसीए साइकिल होती है। तो रिडक्टिव टीसीए साइकिल कहाँ पाई जाती है? एनॉक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ में, और ये अपोजिट ऑक्सीडेटिव टीसीए साइकिल के अपोजिट चलती है। उसमें जैसे चीज़ें बनती हैं इसमें यूज़ होती हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें बनती हैं, इसलिए उसका अपोजिट है। And product of this cycle is acetyl coenzyme A used to synthesize other organic molecule and precursor metabolite। अब आपको अगर TCA साइकिल थोड़ी बहुत याद होगी तो आपको पता होगा कि वो एसिटाइल कोएंजाइम A से उसकी शुरुआत होती है। तो उसकी शुरुआत TCA साइकिल से हो रही है, तो रिडक्टिव TCA साइकिल का अंत किस में होगा? इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम A होगा। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या प्रिकर्सर मेटाबोलाइट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो फैटी एसिड्स हों या कोई अमाइनो एसिड्स हों, उनकी सिंथेसिस में एसिटाइल कोएंजाइम ए यूटिलाइज होता है। मतलब जो एनॉक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ है उसमें CO2 के रिडक्शन का तरीका क्या है? रिडक्टिव TCA साइकिल CO2 फिक्सेशन का तरीका है, जिसका एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है जिससे कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स में। तो ये हमारा आज डार्क फेज भी ख़त्म हो गया फोटोसिंथेसिस का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही था दो तरीके से जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो, और बाकी साइकिल आपको केल्विन साइकिल अच्छे से सब याद हो जानी चाहिए। बहुत सिंपल वे में मैंने इसको हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे फिर से पूछ सकता है। साइकिल को आप बार बार बनाइए, कम से कम एक बार तो देखिए इस वीडियो में जैसे मैंने बनाया, फिर उसको अपने आप से बनाने की कोशिश करिए, फिर रफ में एक बार बनाइए, फिर एक बार और बनाइए। आपको कभी भी ये साइकिल भूलेगी नहीं। इसके तीनों फेजेस याद करिए, बहुत टफ नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। कितने ATP कितने NADPH बन रहे हैं ये आप लोगों से गेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये किसी को भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम मंडे से कोशिश करेंगे, मंडे ट्यूसडे से, कि हमारा 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाए इम्यूनोलॉजी की। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।